अभी मैं देवघर के एक मनोरम स्थल 79 डैम के पास हूँ, मतलब उसके निकट हूँ, और हमारे साथ हैं श्री वंश प्रभात, युवा गायक हैं। वैसे आप अंग्रेजी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ संगीत की भी साधना कर रहे हैं। तो आइए बातचीत के क्रम में जानेंगे उनके बारे में और कैसे उनका संगीत से लगाव हुआ और अभी वो किनसे सीख रहे हैं। तो वंश जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो देवघर में आपका स्वागत है। ये बताएं कि आपका वैसे आपके परिवार में संगीत के बड़े बड़े कलाकार हैं, विद्वान कलाकारों हैं, तो आपकी इच्छा कैसे हुई? आपने गायन की शुरुआत कैसे की? देखिए, बचपन से ही गला थोड़ा सुर में तो था, तो घर में किन्हीं का दबाव नहीं था कि इसको संगीत सिखाना है या शिक्षा देनी है। फिल्मी गीत वगैरह, भजन हो गए, ये सब कुछ एक दो चीज़ें, गज़ल वगैरह, ये सब मैं सुनता था, तो उसको उतार करके नकल करके लोगों को सुनाता था। जो लोग आए वो भी बड़े, मतलब लोग हमको घर पे कहते थे कि आए हैं मेहमान, सुनाओ। बड़ा एक तरीके से दबाव डालते थे कि सुनाओ, तुम इतना गाते हो, सुनाओ। और ऐसे ही करके मतलब बीत गए कम से कम 10-11 साल। 12 साल की उम्र में पहली बार, मतलब मैं कहूँगा कि होश संभालने के बाद, जब मैंने अपने परनाना जी, पंडित सियाराम तिवारी जी की जब एक रिकॉर्डिंग सुनी, तो उस वक्त जो फिर इच्छा हुई, बड़ी उत्कट इच्छा हुई कि ये जो है कला, ये सीखनी है, ध्रुपद सीखना है, और कुछ नहीं सीखना और कुछ नहीं जानना है, ये करना है। तो मैंने घर में ज़िद की, अपने नानी माँ से की, अपनी माँ से की। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे ध्रुपद सीख लोगे, सीधे थोड़ा कुछ छोटी चीज़ की तो जानकारी होनी चाहिए पहले तुमको, उसके बाद ध्रुपद बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने कहा नहीं, ध्रुपद ही सीखना है, आप किसी भी तरीके से करिए, कोई गुरु खोजिए हमारे लिए। मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन हमको यही सीखना है। और शुरू में परनाना जी की जो गायकी थी, उनका जो अंदाज़ था, उनके बारे में लोगों से जैसे कि सुना था, किस तरीके से सभा में जाते थे, कैसा उनका गायन होता था, कैसा व्यक्तित्व था, किस तरीके से अपने को कैरी करते थे, तो वो सारी चीज़ें मन पे एकदम छा सी गई थी बिल्कुल। तो उन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित रहा। अच्छा, जब आपने ध्रुपद गायन सीखना शुरू किया या तय किया, तो आपने स्वयं कहा कि 1 साल तक आप नाना जी के उनकी नकल करता रहा। अच्छा, बाद में आप सीखने के बाद भी एक चुनौती तो आपके सामने थी कि हमेशा आपकी तुलना जो है उनसे की जाएगी, तो इसको आपने कैसे, मतलब इस चुनौती से पार जाएंगे, वो कैसे आपने सोचा? शुरू में लोग कहते थे कि ये नकल है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि उनसे आवाज़ मिलती है, अंदाज़ मिलता है। हाँ, अंदाज़ मिलाने का मेरा मकसद तो है। अंदाज़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। आवाज़ मिलती है कि नहीं मिलती है, ये हमको नहीं पता। मिलती होगी, लोगों को लगता है, वो बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके की साधना और जो काम उन्होंने अपने जीवन भर कर दिया, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक अभी तो मैं पहुँच पाया हूँ। मतलब वो यात्रा भी शुरू नहीं हुई है अभी तो। अच्छा, आप तो वंश जी, आपने एक बात कही कि साहित्य से ज़्यादा आपका लगाव नहीं रहा है, इसलिए आपने संगीत को चुना है, लेकिन पढ़ाई के लिए आपने अंग्रेजी लिटरेचर ही चुना, अंग्रेजी से इंग्लिश लिटरेचर जी। इसके पीछे क्या मकसद? साहित्य लगाव तो है, पढ़ने में रुचि है। पढ़ने में, साहित्य पढ़ने में रुचि है, सृजनात्मकता नहीं है कि कुछ नया लिख सकूं। संगीत में तो खैर जो कहिए, संस्कार कहिए, पूर्व जन्म का कर्म का फल कहिए, या
संगति का असर कहिए, बचपन से ऐसे लोग के बीच में रहा जो हमेशा गाते बजाते थे। हो सकता है कि लिखने पढ़ने वालों के बीच रहता तो वो भी रुचि हो जाती, रुचि की बात होती है, संगत। और मैंने कोशिश की थी कि संगीत से ही कॉलेज में कहीं दाखिला हो जाए किसी जगह, और मजबूरी ऐसी थी कि मुझे 3 साल जो है पटना में ही रहना था। हमारे जो बड़े गुरुजी हैं पंडित रघुवीर मलिक जी, उनसे सीखने के लिए, क्योंकि वो हो गए वयोवृद्ध, 85 वर्ष के ऊपर हो चले हैं, तो उनके पास रहना ही एक मात्र रास्ता बच गया था। कहीं दूर जाना और फिर उनसे मिलना संभव नहीं हो पाता। और पटना में अब कहिए कि विश्वविद्यालय में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि लड़कों के लिए स्नातक में संगीत से कोई कोर्स किया जा सके, करवाया जा सके, ऐसी सुविधा अभी तो नहीं है। उस पे लोग कहते हैं कि काम तो चल रहा है, उम्मीद है कि आगे 1-2 साल में वो काम जो है तैयार हो जाएगा, तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आपने अपने प्रणनाना जी पंडित सियाराम तिवारी को आपने देखा, उनसे मिलने का जी, देखा तो है। हमारे जन्म के 21 दिन पहले ही उनका देहावसान हो गया था। अच्छा, अब जो है संगीत, आपने कभी संगीत के कार्यक्रम आपने किए हैं? आपने लोगों के बीच, श्रोताओं के बीच में मंचीय कार्यक्रम? हाँ, मंचीय कार्यक्रम किए हैं, लेकिन वो अपने घर के ही तरफ से किए हैं। जैसे जो उनकी याद में सालाना आयोजन होता है, उनकी पुण्य स्मृति पर भी होता है, उनकी जयंती पर भी होता है, तो उसमें बाहर से कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों को 1-2 साल बुलवाया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम उनके परिवार से हो, तुम गाते भी हो, तो तुम तो गाओ। तो हमने उनका मान रखने के लिए कि ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम गा देंगे, क्योंकि इतने बड़े लब्ध प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ मंच पे बैठना, उनके साथ मंच साझा करना भी अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और उन लोगों का सानिध्य भी मिला, मार्गदर्शन भी मिला। आज तक वो ईमेल कह लीजिए या व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़े रहते हैं, उनसे कुछ जिज्ञासा होती है, जब पूछ लेता हूँ तो वो जवाब भी दे देते हैं, कई बार बात भी कर लेते हैं। तो ये उनकी महानता का ही परिचायक है। इतने अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है, ख्याति तो है ही, और आत्मा भी बड़ी शांत और निर्मल है ऐसे लोग। तो ये चीज़ सीखने लायक है, प्रेरणादायी है। अच्छा, ध्रुपद गायन जो है बिहार का, खासकर ध्रुपद गायन, उसकी एक समृद्ध परंपरा है। तो जब आपने शुरू किया होगा तो उस परंपरा के बारे में भी आपने जाना होगा, हाँ, जानने का प्रयास किया होगा। तो आपके गुरुजी किस घराने से आते हैं? मेरे बहरहाल 2 गुरु हैं। एक जिनका नाम है श्रीमान विनोद कुमार पाठक जी, वो दरभंगा घराने के ही गायक हैं। और जो बड़े गुरुजी हैं हमारे पंडित रघुवीर मलिक जी, उनकी परंपरा थोड़ी और विस्तृत है। दरभंगा घराने के वे भी हैं, लेकिन उनकी जो पीढ़ी है वो मथुरा, डुमरांव और दरभंगा, इन तीनों घरानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनसे भी बहुत सारा इतिहास जानने को मिला, घराने के बारे में, परंपरा के बारे में, और हमारे जो संगीत में जो पूर्वज थे उनके बारे में सुनने को काफ़ी मिला। तो ये अभी तो मैं कहूँगा कि अच्छी खासी जानकारी हो गई है हमारे घराने की। अच्छा, कब तक अब साधना जो है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, आपने कुछ रखा है, टारगेट रखा है, एक लक्ष्य रखा है कि यहाँ तक सीखेंगे, उसके बाद फिर मंचों पे आएंगे? साधना के लिए तो ऐसी कोई सीमा नहीं तय की है अभी तक। मेरी नज़र में ये कह सकता हूँ कि संगीत का रियाज करना, उसका अभ्यास करना, या केवल ऐसे ही तानपुरा मिला करके बैठ जाना, ये हो गए 6-7 साल हो गए तब से मैं कर रहा हूँ। और कोई भी परेशानी होती है जीवन में, कोई भी कठिनाई होती है, जब ऊहापोह रहता है मस्तिष्क में, तब भी अगर साधना या अभ्यास के समय जब बैठता हूँ तो वो चीज़ उस क्षण के लिए तो बिल्कुल हट जाती है।
फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उसके बाद संगीत है, अभ्यास है। अच्छा, बातचीत तो काफी लंबी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम खुले में बातचीत कर रहे हैं, आखिरी प्रश्न ये तय आप करेंगे कि आप गुरुजी जब आदेश करेंगे, जो गुरुजन जो है, तब आप सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे? ऐसी कोई बाध्यता है नहीं अभी तक। तो वे कहते हैं कि तुम जाओ, देखो, सुनो लोग कैसे मंच पे बैठते हैं, कैसे वो प्रस्तुत करते हैं अपनी चीज़ों को, उसका भी एक अपना अनुभव होता है, अनुभूति होती है। मंचीय प्रस्तुति जो है बिल्कुल अलग है। जब हम यहाँ बैठ कर के उनसे सीखते हैं बिल्कुल सामने सामनी, तो वो अलग ही अनुभव होता है। और जब खुद उसका गुणन मथन करने के लिए बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो एक तीसरा ही अनुभव होता है। ये सारे अनुभव वो कहते हैं कि लेना तो ज़रूरी है, और ऐसी कोई बाध्यता है नहीं कि उन्होंने तय कर दिया है कि अभी नहीं, अभी रुक जाओ। वो तो बल्कि और प्रोत्साहित करते हैं कि जाओ। जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें उन्होंने सहर्ष भेजा कि हाँ बिल्कुल जाओ, देखो दूसरे लोग भी आएंगे, सुनेंगे, तो तुमको पता चलेगा कि तुम कहाँ हो। ये बात थी। अभी मैं बात कर रहा था श्री वंश प्रभा जी से, युवा ध्रुपद गायक। यूँ कहे कि वो अभी साधना कर रहे हैं, और वो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो संगीत की हमारी परंपरा है, जो मंचीय कार्यक्रमों की परंपरा है, उसमें उससे जुड़ेंगे और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। फिर एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दें।